आजकल एवरेज एज ऑफ हिप रिप्लेसमेंट हैज कम डाउन। इसका मतलब ये है कि मोर एंड मोर यंग पीपल हिप रिप्लेसमेंट को चूज कर रहे हैं एज अ सर्जरी ऑफ चॉइस। बट इसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसका नाम है रिविजन सर्जरी। एक नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट नॉर्मली 15 से 20 साल या मैक्सिमम 25 साल तक चलता है। उसके बाद इस इम्प्लांट को रिविजन की जरूरत पड़ती है। रिविजन का मतलब है रीडू सर्जरी। तो मोस्ट कॉमन 5 कॉजेज जिनकी वजह से रीडू सर्जरी की जरूरत पड़ती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और आज मैं रिविजन हिप रिप्लेसमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में बात करूंगा। जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं वो बहुत जरूरी हैं बिकॉज दे आर सम ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम्स जो ऑर्थोपेडिशियंस फेस करते हैं। सो पहला रीजन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट से हमें हिप रिप्लेसमेंट का एक्सरे दिखाने आते हैं, वो ये होता है क्या मेरा इम्प्लांट ठीक जगह पे है या हिल गया है। तो इम्प्लांट लूजनिंग एक प्रॉब्लम है जो हिप रिप्लेसमेंट के साथ आती है। वो किसी में 15 साल में आती है, किसी में 20 साल में आती है। पर इम्प्लांट लूजनिंग होती क्यों? तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इम्प्लांट लूजनिंग एक्चुअली होता है पुअर टेक्निक या फिर पुअर इम्प्लांट्स। तो पुअर क्वालिटी जो इम्प्लांट होते हैं उनका मटेरियल इतना अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से उनके अंदर बोन ग्रो नहीं कर पाती, या फिर अगर वो पुअर टेक्निक से लगाए गए हैं, सही जगह पे नहीं लगाए गए तो भी उनमें बोन ग्रो नहीं कर पाती है जिसकी वजह से वो इम्प्लांट स्टेबल नहीं होते या फिर वो जल्दी लूज हो जाते हैं। दूसरा एक और कॉमन रीजन जो है इम्प्लांट लूजनिंग का वो है पुअर बोन स्ट्रेंथ। तो जब हम 60 ईयर्स एंड अबव के लोगों में हिप रिप्लेसमेंट करते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए हाई रिस्क हैं, उन लोगों में इम्प्लांट लूज होने का रिस्क इसलिए होता है क्योंकि उनकी हड्डी ही कमजोर है, इसलिए वो हड्डी इम्प्लांट के साथ इनग्रो नहीं कर पाती, स्टेबल नहीं कर पाती। तो इम्प्लांट लूजनिंग एक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है रिविजन सर्जरी का, पर ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जो अगर अच्छी टेक्निक अच्छे इम्प्लांट के साथ करी गई हो सर्जरी तो 15 से 20 साल के बाद ही आती है। सेकेंड कॉमन रीजन है फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर जब आपका एक हिप रिप्लेसमेंट होता है तो उसमें एक स्टेम डलती है। स्टेम की लेंथ इतनी होती है, ये स्टेम हड्डी के अंदर डलती है, तो ये स्टेम रफली इस एरिया में खत्म हो जाती है। इसके नीचे जो हड्डी है वो कई बार कमजोर हो जाती है और जब पेशेंट्स गिरते हैं या उनका फिर से एक्सीडेंट होता है तो इसके नीचे से फ्रैक्चर हो जाता है। कई बार कुछ लोगों में जिनमें इम्प्लांट लूज होता है उनमें फ्रैक्चर बहुत ईजिली हो सकता है। तो जो फ्रैक्चर है विद हिप रिप्लेसमेंट इन सीटू उसकी मैनेजमेंट डिपेंड करती है। अगर इम्प्लांट स्टेबल है तो एक प्लेट लगा देते हैं, पर अगर इम्प्लांट ही अनस्टेबल है तो हमें पूरा इम्प्लांट चेंज करना पड़ता है और एक लंबा इम्प्लांट डालना पड़ता है। तीसरा मोस्ट कॉमन रीजन है इम्प्लांट का टूट जाना। तो अगेन, अगर इम्प्लांट पुअर क्वालिटी का है, अगर इम्प्लांट सही से नहीं डाला गया है, अगर इम्प्लांट लूज हो गया है और उस पर पेशेंट चलते जा रहा है तो अब एक रिस्क है कि ये स्टेम बीच में से टूट सकती है। नॉर्मली ये नेक के जंक्शन यहाँ से कहीं से टूट जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है क्योंकि इसके बाद अब वो पूरा सामान हमें निकाल के एक नई स्टेम डालनी पड़ती है। तो इम्प्लांट ब्रेकेज प्रिवेंट करने के लिए 2-3 चीजें जो कर सकते हैं वो है एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ इम्प्लांट, सेकंड अच्छी टेक्निक, तीसरा अगर इम्प्लांट लूज हो रहा है और आपका डॉक्टर कह रहा है कि सही टाइम पे सर्जरी करा लेनी चाहिए तो आपको एक्टिवली री सर्जरी के बारे में सोचना चाहिए। तो चौथा और पांचवा जो रीजन है, ये दोनों रीजन ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एक ऑर्थोपेडिशियन जब फेस करता है तो हमें काफी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो चौथा रीजन है रिकरेंट डिसलोकेशन। इसका मतलब ये है कि कूला हमने डाला हुआ है और कूला अनस्टेबल है, कूला बार बार निकल जाता है, आगे निकलता है या पीछे निकल जाता है। तो रिकरेंट डिसलोकेशन जब होती है तब एक ये प्रॉब्लम है जिसको हमें अच्छे से इवैल्यूएट करना पड़ता है। इवैल्यूएट का मतलब है इसके लिए हमें सीटी स्कैन कराना पड़ता है, ये देखने के लिए कि जो कप लगा है या जो स्टेम लगी है उनकी पोजीशन ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कप टेढ़ा लग गया है जिस वजह से स्टेम हेड बार बार बाहर निकल रहा है। तो ये करने के लिए हमें एक सीटी स्कैन कराना पड़ता है, इन्फेक्शन रूल आउट करनी पड़ती है, इंश्योर करना पड़ता है कि आपकी जो बाहर की मांसपेशी है जिनको अबडक्टर मसल्स कहते हैं ये ठीक है, कमजोर तो नहीं हो गई है कि ये रोक ही नहीं पा रही है कूले को अंदर। ये सारी प्रॉब्लम्स को इवैल्यूएट करके अगर हमें एक कॉज मिल जाए, कॉज का मतलब है कि मान लीजिए हमें सीटी स्कैन में पता लगता है कि आपका कप ठीक नहीं लगा हुआ, सो दैट इज अ वेरी गुड सिचुएशन बिकॉज क्योंकि अगर हमें पता है कि हमें अंदर जाके क्या ठीक करना है तो बहुत ही ईजी चीज़ है क्योंकि फिर हम कप निकाल के कप एक अच्छी पोजीशन में लगा के हिप को स्टेबल कर सकते हैं। नॉर्मली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऐसे सिनेरियोज में ये होती है कि हमें पता ही नहीं लगता कि अनस्टेबल किस वजह से है कूला। तो अगर ये ना पता लगे तो सर्जरी बहुत मुश्किल होती है, फिर उसके लिए मल्टीपल चीज़ें हमें ट्राई करनी पड़ती है। पांचवी सबसे मेजर प्रॉब्लम हिप रिप्लेसमेंट की है इन्फेक्शन। अगर किसी का हिप रिप्लेसमेंट इन्फेक्ट हो जाए देन दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम टू मैनेज। उसके लिए हमें सबसे पहले तो पस का कल्चर भेजना पड़ता है ताकि हमें पता लग जाए कि कौन से कीटाणु से इन्फेक्शन हो रही है। ये प्रॉब्लम पता लगना ही बहुत मुश्किल होता है क्योंकि 50% ऑफ द टाइम्स कीटाणु आइसोलेट नहीं हो पाता। तो अगर कीटाणु आइसोलेट नहीं हो पा रहा है तो हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, सारा मेटल का सामान अंदर से निकालना पड़ता है। मेटल का सामान इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि जो कीटाणु होते हैं वो इस मेटल के आसपास एक फिल्म बना लेते हैं।
एक परत बना लेते हैं और उस परत के अंदर रहना शुरू करते हैं। इस फिल्म को बायोफिल्म बोला जाता है एंड ये फिल्म एक तरह से कवच है, आयरन डोम की तरह है। कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी दवाई इस फिल्म को बाईपास नहीं कर पाती। तो अगर हम कुछ भी दवाई दे दें बाहर से, अगर मेटल इम्प्लांट अंदर है और उसके आसपास बायोफिल्म बनी हुई है तो वो दवाई का कोई फायदा नहीं और दवाई इन कीटाणुओं पे कोई असर नहीं करती। तो इन्फेक्टेड हिप्स में यूजुअली जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम सारा मेटल निकाल देते हैं, अंदर एंटीबायोटिक से लोडेड सीमेंट का स्पेसर डालते हैं, पेशेंट्स को एंटीबायोटिक पे रखते हैं और ESR CRP हर 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में मॉनिटर करते हैं। जब हमें श्योर हो जाता है कि घाव भर गया है, इन्फेक्शन कंट्रोल्ड है, तब हम एक रिविजन हिप सर्जरी, नया इम्प्लांट, लंबा इम्प्लांट या बड़ा इम्प्लांट डालते हैं और फिर हम एक रिविजन हिप सर्जरी करते हैं। तो रिविजन हिप सर्जरी के बारे में जानना, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में एजुकेट होना, उसके क्यों ज़रूरत पड़ती है, इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पेशेंट है उसके हाथ में कुछ फैक्टर्स है जिनसे वो रिविजन हिप सर्जरी को डिले कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सिर्फ अच्छी कंपनीज के इम्प्लांट्स यूज़ करना। ये चीज़ आपके बॉडी के अंदर डल रही है, आप इसको पूरी ज़िंदगी यूज़ करने वाले हैं, इसके ऊपर पूरा बॉडी वेट डालने वाले हैं, तो यू हैव टू इंश्योर कि आप एक अच्छा इम्प्लांट यूज़ कर रहे हो। अच्छे इम्प्लांट का मतलब है फर्स्ट अच्छी कंपनी का इम्प्लांट। 3-4 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनके लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हैं, 20-25 साल के सर्वाइवल की स्टडीज़ हैं, वैसे ही इम्प्लांट्स यूज़ करने चाहिए। सेकेंड चीज़ बेयरिंग मटीरियल। बेयरिंग मटीरियल का होता है ये जो हेड है और अंदर जो लाइनर लगा है, ये हेड और लाइनर का मटीरियल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं। तो अगर ये मटीरियल अच्छा होगा तो ये घिसाव यहाँ पे बहुत कम होगा। तो आजकल के ज़माने में हेड सिर्फ सेरेमिक हेड यूज़ होता है और अंदर जो लाइनर यूज़ होता है या तो ये पॉलीइथाइलिन लाइनर या फिर सेरेमिक लाइनर यूज़ होता है। आज के ज़माने में मेटल ऑन पॉली जो पहले यूज़ होता था वो ऑलमोस्ट आउटडेट हो गया है। मेटल हेड ऐसा होता है, ये मेटल हेड इस पॉलीइथाइलिन पे जब आर्टिकुलेट करता है तो बहुत जल्दी घिस जाता है क्योंकि आयंस प्रोड्यूस करता है। तो जब भी आप सर्जरी करा रहे हैं आपको ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छा इम्प्लांट लगवा रहे हैं, चाहे वो 20-25 हज़ार रुपये महंगा है। आप वेट कर लीजिए, फंड्स की अरेंजमेंट कर लीजिए, बट ऑप्ट फॉर अ गुड इम्प्लांट। सेकंड, आस्क फॉर अ सेरेमिक हेड। व्हेनेवर यू गेट अ चॉइस, आपको अपने सर्जन से डिस्कस करना चाहिए कि सेरेमिक हेड लगाना चाहते हैं, उनका क्या प्लान है। अगर वो सेरेमिक हेड के बारे में नहीं सोच रहे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सेरेमिक हेड क्यों नहीं लगा रहे। दूसरी चीज़, एक अच्छा एक्सपीरियंस सर्जन जो हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज में ट्रेंड हो। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरीज नहीं होती, इसके लिए बहुत लंबे टाइम एक अच्छे बड़े हिप रिप्लेसमेंट सर्जन के अंडर काम करना पड़ता है, जिससे कि हम टिप्स एंड ट्रिक्स समझ पाएँ, जिससे कि हम सारा प्रोसीजर अच्छे से कर पाएँ, एग्जीक्यूट कर पाएँ। उसके लिए आपको इंश्योर करना है कि आप जिस भी सर्जन के पास जा रहे हैं वो 1 से 2 साल कम से कम एक हाई वॉल्यूम सेंटर पे ट्रेन है, जहाँ पे उन्हें हिप रिप्लेसमेंट, उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सर्जरी के दौरान क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ सकती हैं, सर्जरी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये सब कुछ आपका सर्जन मैनेज कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से हम कप की पोजीशन का ध्यान नहीं देते और कप को बस लगा देते हैं। ऐसी सिचुएशंस में यूजुअली आउटकम्स पुअर होते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपके जो भी सर्जन हैं वो एक हाई वॉल्यूम सेंटर पे ट्रेंड हैं, वो एक हिप रिप्लेसमेंट सर्जन हैं एंड वो सारी कॉम्प्लिकेशन, सारी प्रॉब्लम्स को अच्छे से मैनेज कर पाए। अगर आपके रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।